अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ग्रेन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 की डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 में कहता है कि प्राइमरी मिनरल कंपोनेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द हार्डनेस ऑफ बोन मैट्रिक्स। देखो, बोन की जो हार्डनेस होती है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 में कहता है कि मूवमेंट ऑफ द लिम्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी स्पेसिफिकली टर्म्ड एज। जब भी हमारे पास लिम्स अवे फ्रॉम द बॉडी मिड लाइन मूव करते हैं तो उसे हम लोग एबडक्शन कहते हैं। लेकिन जब यही लिम्स टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी मूव करेंगे ना, तो उसे हम लोग एडक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे उसने अवे की बात की है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 में कहता है कि डैमेज टू विच स्ट्रक्चर वुड मोस्ट डायरेक्टली एम्पेयर्स द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ट्रांसमिट फोर्स टू द बोन। अब यहाँ पे देखो, उसने मसल्स और बोन की बात की है। मसल्स और बोन को आपस में कौन कनेक्ट करवाता है? टेंडन। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मतलब जब टेंडन डैमेज होगा ना, तो मसल्स जो है वो बोन्स को फोर्स ट्रांसमिट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। फोर्थ में कहता है कि बोन्स ऑफ द एंकल्स आर कलेक्टिवली नोन एज। तो एंकल्स बोन को हम लोग कलेक्टिवली टॉर्सल्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिब केज। रिब केज का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये हार्ट्स एंड लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ में कहता है सिचुएशन वेयर वन जीन अफेक्ट्स द मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट्स, तो उसे हम लोग जो है वो पाइलोट्रोपी कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो, जब भी एक जीन दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशंस को हाइड करते हैं उसे हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। लेकिन जब एक जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट्स को अफेक्ट करे तो उसे हम लोग पाइलोट्रोपी कहते हैं। लेकिन जब एक जीन जो है वो बहुत से कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे तो उसे हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ में कहता है कि एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। देखो, जो हमारे पास डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी अनवाइंडिंग के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? हेलिकेज। ठीक है। और उसकी वाइंडिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? लाइगेज। वाइंडिंग के लिए लाइगेज और अनवाइंडिंग के लिए हेलिकेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एट्थ में कहते हैं कि रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनिज्म दैट वाज फंक्शनल इन इट्स एंसेस्टर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो ऐसे ऑर्गन्स जो कि फंक्शनल ना हो उसे हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाइन्थ में कहते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर प्लेसमेंट्स इन द रॉक्स लेयर, तो उसे हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट टेंथ में कहते हैं कि पेंक्रियाज फंक्शंस एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इट्स एंडोक्राइन फंक्शंस इन्वॉल्व्स द सिक्रीशन ऑफ। देखो, पेंक्रियाज को हम लोग डुअल ग्लैंड कंसिडर करते हैं। ठीक है। ये एंडोक्राइन के तौर पे भी एक्ट करता है और एक्सोक्राइन के तौर पे भी एक्ट करता है। जब ये सिक्रीट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को, तो हम इसको जो है वो पेंक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक है। जब हमारे पास यही पेंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन करे या डिफरेंट किस्म के जो एसिड्स होते हैं स्टोमक के अंदर उनकी सिक्रीशन करे, तो वो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है पेंक्रियासिस का। ठीक है। अब यहाँ पे उसने एंडोक्राइन फंक्शन का पूछा है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11th में कहता है कि हार्मोन प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड्स दैट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल। कैल्सिटोनिन जो है वो इसको थायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और ये कैल्शियम को रेगुलेट करवाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 में कहता है कि प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द एल्वोलाई इनटू ब्लड कैपिलरीज। जब ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में मूव करती है ना, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 13 में कहता है कि प्रेशर विद इन द प्लूरल कैविटी इज नॉर्मली। हमारे पास जो प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेशर होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 14 में कहते हैं कि ड्यूरिंग द स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस द रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस प्राइमरली ड्यू टू। देखो, जब भी हम लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। ये क्यों इंक्रीज होता है? जब भी हम लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे पास ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट, वो भी उसको भी इंक्रीज होना पड़ता है इसको बैलेंस करने के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 15 में कहता है कि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हुई है, आप लोगों ने इसको लाजमी फोकस करना है। कहता है कि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात होगी ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में।
ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को लाजमी अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट 16 में कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स दैट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग। देखो, जब भी हम लोग कुछ खा रहे होते हैं या कुछ स्वेल कर रहे होते हैं, ठीक है, स्वेल्व कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैकिया में भी जा सकते हैं, ठीक है। उन फूड पार्टिकल्स को ट्रैकिया में जाने से रोकने के लिए वहाँ पे ग्लोटस एंड एपिग्लोटस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फूड को प्रिवेंट करते हैं तो वो ट्रैकिया में एंटर ना हो। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 17th में कहता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी फोर्सफुली या फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर द मैक्सिमम इनहेलेशन। तो जब हम फोर्स के साथ एयर को एक्सहेल करते हैं आफ्टर द मैक्सिमम इनहेलेशन तो उसे हम लोग वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 18 में कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ डेंजरस बिकॉज। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ कंपैटिटिवली जाके बाइंड करती है, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी या एफिनिटी है ना वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि प्राइमरी कंट्रोल सेंटर फॉर द ब्रीथिंग इज़ लोकेटेड इन। तो ब्रीथिंग के लिए जो कंट्रोल सेंटर होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 20 में कहता है कि इम्प्लांटेशन द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल। तो इम्प्लांटेशन जो है वो एंडोमेट्रियम में हो रही होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 21 में कहता है कि हार्मोन्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यूट्राइन लाइनिंग को जो है वो मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि प्यूट्रेशन और द चाइल्ड बर्थ इज ट्रिगर्ड बाय। तो पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ को जो है वो ऑक्सीडेशन ट्रिगर कर रहा होता है, ठीक है, इसका उस पर इन्हिसार होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन ये होता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 24 में कहता है कि मेंस्ट्रुएशन इज डायरेक्टली काज्ड बाय द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ। तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज़ है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज़ उस वक्त होता है जब हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 25 में कहते हैं प्रोसेस बाय विच द स्पर्म्स बिकम कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एग। जब स्पर्म इतना कैपेबल हो जाए कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके तो उस प्रोसेस को हम लोग कैपेसिटेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 26 में कहते हैं बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स गैस एक्सचेंज। हाउएवर द प्राइमरी पर्पस ऑफ गैस एक्सचेंज इन रेस्पिरेशन इज टू। देखो, हमारे पास जो रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस है ना, ये दोनों जो है वो इसमें गैस एक्सचेंज हो रही होती है। रिस्पिरेशन जो है वो एनिमल्स में या ह्यूमंस में होता है, या अगर हम लोग इसके लिए एनिमल्स वर्ड यूज़ करें तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। और फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में हो रहा होता है। अब यहाँ पे उसने पर्पस पूछा है रिस्पिरेशन का, तो रिस्पिरेशन का पर्पस ये है कि ये ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करवाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 27 में कहता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड इज़ कॉल्ड। तो जब हमारे पास एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है ना, उस पीरियड को हम लोग गेस्टेशन कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि फीमेल सेकेंडरी हार्मोन, एस्ट्रोजन को हम लोग फीमेल सेकेंडरी हार्मोन कंसिडर करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि फीमेल्स का प्राइमरी हार्मोन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट 29 में कहता है कि फर्टिलाइजेशन साइट, फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स में होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यील्ड्स। तो जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एज अ रिजल्ट एटीपी बनता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नन, यहाँ पे एटीपी आता है, ठीक है। नेक्स्ट 31 में कहते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास जो न्यूरॉन होता है ना वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नन। 32 में कहता है कि मूवमेंट विच डिक्रीज द जॉइंट एंगल। देखो, एबडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लिम्स को अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करते हैं, उसमें भी हमारे पास जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं किसी लिम्ब को, ये भी हम लोग अवे फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट कर रहे होते हैं ना, तो इसमें भी हमारे पास जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन में आप लोग क्या करो, आर्म को अपने शोल्डर की तरफ मूव करो। अब इसमें क्या हुआ, मूवमेंट या रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज हुई ना, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 33 में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास अपर लिम्स की बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, और लोअर लिम्स की बोन आ जाती हैं। अपर लिम्स में हमारे पास टोटल 64 बोन्स होती हैं और लोअर लिम्स में हमारे पास टोटल 62 बोन्स होती हैं, जो कि टोटल हमारे पास बन जाती हैं 126।
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि बुक में एक टेबल होगा, वहाँ पे आप लोगों को मेंशन होगा कि कौन कौन से रीजन में कितनी कितनी बोन्स होती हैं। आपने उस टेबल को लाजमी याद रखना है कि किस रीजन में कितनी बोन्स होती हैं और किस रीजन में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप लोग बताओ कि स्कल्स में कितनी बोन्स होती हैं या फिर नेक में कितनी बोन्स होती हैं, तो आप लोगों को ये पता हो फिर। ठीक है, या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अपर लिम्स में ज़्यादा बोन्स होती हैं, लोअर में ज़्यादा होती हैं। तुम्हारे पास अपर लिम्स में जो है वो या अपर एक्सट्रीमिटी में नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम्ब और लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, नेक्स्ट 34th में कहता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। तो हमारे पास जो नर्व इम्पल्स में सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं ना, माइलिन शीथ उनको इंक्रीज करता है, उनको फास्ट करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 35 में कहता है कि विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज ऑफन एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ प्लेयर एंड रिवार्ड। देखो, जब भी हम लोग खुश होते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामीन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 36 में कहता है कि विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज ऑफन एसोसिएटेड विद द रेगुलेटिंग मूड, एपिटेट एंड स्लीप। हमारी बॉडी में मूड को रेगुलेट करने के लिए या भूख को या फिर स्लीप को रेगुलेट करने के लिए सेरोटोनिन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 37 में कहता है कि विच न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्ले अ की रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मेमोरी फॉर्मेशन। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मेमोरी फॉर्मेशन में जो है वो कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है? एसिटाइलकोलिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 38 में कहता है कि विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज ऑफन एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड अलर्टनेस। तो हमारे पास स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए या फिर अलर्टनेस के लिए जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 39 में कहता है कि विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर एंड इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग द एंजाइटी एंड प्रोड्यूसिंग रिलैक्सेशन। गाबा जो है वो ऐसा इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि एंजाइटी को कम करता है और रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ भी याद रखनी है कि कौन कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर इनहिबिटरी है और कौन कौन सा एक्साइटेटरी है, ठीक है, इसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। फिर आगे आपको हर एक न्यूरो ट्रांसमीटर का फंक्शन भी पता हो। नेक्स्ट 40 में कहता है कि विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज ऑफन एसोसिएटेड विद लर्निंग एंड मेमोरी एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। तो हमारे पास ग्लूटामेट ऐसा एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है जो उस वक्त प्रोड्यूसर है जब हम लोग कुछ लर्न कर रहे होते हैं या कुछ मेमोराइज कर रहे होते हैं, उस वक्त ग्लूटामेट जो है वो रिलीज होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 41 में कहता है कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को हम लोग एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं और मोटर न्यूरॉन्स को हम लोग ईफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 42 में कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? देखो, जब भी हमारे पास किसी दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स आते हैं तो उन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए डेंड्राइट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। और सिग्नल्स की ट्रांसमिशन के लिए जो है वो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो एक्सॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एक्सॉन मतलब ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाता है, जबकि डेंड्राइट जो है वो ये सिग्नल्स को रिसीव करवाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 43 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट एंड एनर्जी बैलेंस। तो हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड होता है जो कि T3 एंड T4 को रिलीज़ करवाता है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के मेटाबॉलिक रेट और एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 44 में कहता है कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ द हैंड्स, फीट एंड फेस often due to the excessive growth hormone secretion in adults। जब भी हमारे पास एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन्स की एक्सेसिव रिलीज होती है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्रेमोगेली, ठीक है। और जब चिल्ड्रंस में ग्रोथ हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग जो है वो गिग्नेटिज्म कहते हैं। और अगर ग्रोथ हार्मोन्स की रिलीज़ या सिक्रीशन जो है वो कम हो जाए तो उसे हम लोग ड्वार्फिज्म कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उसने एडल्ट्स की बात की है, तो एडल्ट्स में जब भी ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो उसे हम लोग एक्रोमोगेली कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 45 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ दो हार्मोन्स सिक्रीट करता है, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 46 में कहता है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज प्राइमरली मेडिएटेड बाय द हार्मोन रिलीज फ्रॉम विच एंडोक्राइन ग्लैंड।
देखो जब भी हमारे पास फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है या जब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस वक्त हमारे पास एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन्वॉल्व होते हैं, या जिनको हम लोग एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन्स जो है वो ये एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। और इन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन को या एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को हम लोग कलेक्टिवली कैटेकोल अमाइंस भी कहते हैं, ठीक है, जो कि एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 47 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। देखो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो किडनीज के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को जो है वो इंक्रीज़ करवाता है, वहाँ से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि एक्सेसिव कैल्शियम जो है वो किडनीज के अंदर किडनीज स्टोन्स जो है वो बना सकता है, इसलिए हमारे पास जो पैराथायराइड हार्मोन्स होता है ना वहाँ से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवा लेता है, ठीक है। अब वो लोग, आप लोगों ने अक्सर घरों में सुना होगा कि कुछ लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के साथ विटामिन डी भी दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो कैल्शियम जो है वो किडनीज में स्टोर हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे ये किडनीज स्टोन्स बना लेता है। 48 में कहता है कि फीडबैक इनहिबिशन इज अ कॉमन रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द एंडोक्राइन सिस्टम। कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑप्शन ए में है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिलीज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। ऑप्शन बी में हमारे पास इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लीडिंग टू इंसुलिन सिक्रीशन विच लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज, ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की जो है वो एग्जांपल है। ऑप्शन सी में एड्रेनलिन की रिलीज जो है वो इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। ऑप्शन डी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज, ये भी हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ जो है वो नेगेटिव फीडबैक है और कौन सा जो है वो पॉजिटिव है। देखो जब भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात आए ना तो वो हमेशा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंक्रीज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज डिक्रीज़ की बात आ रही है, इसलिए हमने बोला कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। ऑप्शन ए में देखो सिंपल ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ऑप्शन सी में सिर्फ एड्रेनलिन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी में जो है वो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है या वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे कोई इंक्रीज डिक्रीज़ की बात नहीं हुई, सिर्फ रिलीज़ की बात हुई है, तो इसलिए जो है वो ये सारी एग्जांपल्स पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की हैं। जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो एट अ टाइम आ जाए ना किसी स्टेटमेंट के अंदर, किसी एग्जांपल के अंदर, तो आप लोग आंखें बंद करके कह दो कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है, ठीक है। 49 में कहते हैं प्राइमरी रोल ऑफ द हार्मोन कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है? ये कैल्शियम लेवल्स को जो है वो डिक्रीज़ करवाता है या उसको रेगुलेट करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 50 में कहते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट्स। ओस्टियोक्लास्ट्स का फंक्शन ये होता है कि ये बोन टिश्यूज़ को रिजॉल्व करवाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 51 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में कहता है कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड पोस्ट माइसिन फिलामेंट्स, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक्टिन जो है वो माइसिन के ऊपर स्लाइड करता है। ऑप्शन बी में कहता है एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर द डिटैचमेंट ऑफ द मसल्स नहीं मायोसिन हेड्स फ्रॉम एक्टिन, ये बात भी ठीक है, एक्टिन को मायोसिन से डिटैच करवाने के लिए एटीपीज रिक्वायर्ड होते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी में कहता है कि एच जोन्स वाइडन्स या हाँ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल सी बात है यार, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एक चीज़ तो वाइड कैसे होगा? एच जोन वाइड नहीं होगा, एच जोन भी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है कैल्शियम आयंस बाइंड्स टू ट्रोपोनिन्स लीडिंग टू द एक्सपोजर ऑफ माइसिन बाइंडिंग साइट, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। 52 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना उनके दरमियान कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 53 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एक्शन पोटेंशियल डीप इनटू द मसल फाइबर। तो एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन के लिए जो है वो टी ट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्हें हम लोग ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 54 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन सेल्स टाइप is primarily responsible for the continuous breakdown of the old bone matrix। तो ओल्ड बोन मैट्रिक्स को कौन सी चीज़ ब्रेक डाउन करवाती है? ओस्टियोक्लास्ट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट 55 में कहता है कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ अ बोन मैट्रिक्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हार्डनेस एंड रिजिडिटी। अब देखो यहाँ पे वो हार्डनेस एंड रिजिडिटी की बात कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास जो प्राइमरी कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब अगर आप लोगों को MCQ नंबर 1 याद हो तो उसमें हम लोगों ने कैल्शियम फॉस्फेट की बात की थी, तो हमारे पास वो सेकेंडरी में आता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स ये प्राइमरी कंपोनेंट है जो कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो सेकेंडरी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 56 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स बोन्स विद इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऊपर हम लोगों ने हार्डनेस की बात की थी, अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ गई है। तो बोन्स हमारे पास फ्लेक्सिबल होती हैं किस वजह से? कोलेजन फाइबर्स की वजह से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हर बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती, लेकिन जो बोन्स फ्लेक्सिबल होती हैं वो कोलेजन फाइबर्स की प्रेजेंस की वजह से होती हैं। ठीक है, 57 में कहता है इन कॉम्पैक्ट बोन्स द हवेरियन कैनाल सिस्टम या सेंट्रल कैनाल सिस्टम प्राइमरली कंटेन्स। देखो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन्स के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग हवेरियन कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस हवेरियन कैनाल सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और नर्व्स भी होती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 58 में कहता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। देखो जब भी हमारे पास स्पर्मोटाइड्स की फॉर्मेशन होती है ना तो उसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और जब यही स्पर्मोटाइड्स मैच्योर होते हैं इनटू स्पर्म्स तो उसे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 56 में कहता है कि विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन इन्वॉल्व होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 60 में कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल्स। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 61 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ द पी प्लांट इज डोमिनेंट। आप लोगों के पास एक टेबल बना होगा जिसमें पी प्लांट के कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर्स भी लिखे होंगे, कुछ रिसेसिव कैरेक्टर्स भी लिखे होंगे, तो उसमें से MCQ आ सकता है। ये MCQ भी उसी टेबल में से दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो पी प्लांट होता है उसमें एक्सियल फ्लावर्स जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, जबकि येलो पोड्स, वाइट फ्लावर्स या रिंकल सीड्स ये सारे रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। आप लोगों ने उस टेबल को लाजमी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट 62 में कहते हैं नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन ह्यूमंस में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कितने होते हैं? 23। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 63 में कहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए बैक क्रॉस यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 64 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल डिटरमाइनिंग जीन्स इन ह्यूमंस। तो मेल डिटरमाइनिंग जीन्स ह्यूमंस में कौन सा होता है? SRY। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 65 में कहते हैं क्रॉस बिटवीन द F1 एंड ईथर ऑफ द पेरेंट्स। देखो F1 जनरेशन जब प्रोड्यूस होती है ना उसे हम लोग दोबारा से क्रॉस करवाएं किसी भी पेरेंट के साथ, ठीक है, फादर के साथ या मदर के साथ, तो उसे हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 66 में कहता है डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज द थायराइड ग्लैंड्स टू स्वेल अप। देखो जब भी हमारे पास थायराइड ग्लैंड स्वेल अप होता है या उसमें स्वेलिंग होती है तो पहली बात है कि उसे हम लोग गाइटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो गाइटर है ना ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो दैट इज़ माई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, 67 में कहता है कि डैश सिक्रीट्स ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन कौन सिक्रीट करवाता है? पैंक्रियाज। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन कौन सिक्रीट करवाता है? पैंक्रियाज करवाता है ना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल। यही बाइल जो है वो जाके स्टोर होता है कहाँ पे? गाल ब्लेडर के अंदर। ये भी MCQ आ सकता है कि बाइल की प्रोडक्शन कहाँ से होती है। लिवर बाइल को सिक्रीट करता है और ये बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? गाल ब्लेडर के अंदर। पैंक्रियाज क्या क्या चीज़ें सिक्रीट करवाती हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, नेक्स्ट 68 में कहते हैं ऑन सीइंग अ टाइगर द हार्ट बीट एंड द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू द रिलीज ऑफ। देखो जब भी हम लोग टाइगर को देखते हैं, डॉग को देखते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिससे हमें डर लगता है तो हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये सब कुछ जो है वो एड्रेनलिन की सिक्रीशन की वजह से या उसके रिलीज़ की वजह से जो है वो हो रहा होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये ऑप्शन सी है, ठीक है, बी नहीं है।
नेक्स्ट 68 में कहता है, सॉरी 69 में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम विच टाइप ऑफ द चार्जेस। देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती हैं, तो इनका ओरिजिन क्या हुआ, पॉजिटिव चार्जेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 70 में कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। तो किसी भी चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 71 में कहता है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज आर ऑलवेज। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परपेंडिकुलर होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 72 में कहता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटालिक कंडक्टर्स इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टिविटी। देखो हमारे पास रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहाँ पे उसने रेजिस्टिविटी की बात की है, इस रो की बात की है, रेजिस्टेंस की बात नहीं की। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, बाकी लेंथ पे, एरिया पे, रेडियस पे, डायमीटर पे डिपेंड नहीं करती। जबकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ना वो इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट 73 में कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग करंट कहते हैं, लेकिन इन चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए हमें एक वेलोसिटी चाहिए होती है जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट 74 में कहते हैं किरचॉफ जंक्शन रूल, जिसे हम लोग करंट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। कहते हैं ये किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, तो किरचॉफ करंट लॉ जो है वो ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो किस चीज़ पे बेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट 75 में कहता है इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बिकम। देखो सेल्फ इंडक्टेंस का नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, एन स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर हम लोग जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स को डबल कर लें, ठीक है, तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 76 में कहता है एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। एडी करंट उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास किसी भी कंडक्टर की मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 77 में कहता है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय। देखो जब भी डायरेक्शन की बात होगी ना तो आप लोगों ने आंखें बंद करके लेंस लॉ को टेक करना है, और जब मैग्नीट्यूड की बात होगी ना तो आप लोगों ने फ्राडे लॉ को टेक करना है। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में हमें लेंस लॉ बताता है, और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, फ्राडे लॉ, ठीक है। नेक्स्ट 78 में कहता है द फोर्स ऑन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। देखो हमारे पास क्या है फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल की इन द मैग्नेटिक फील्ड, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो यार ये फोर्स उस वक्त मैक्सिमम होगी जब हमारे पास थीटा 90 होगा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 90 जो है वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो ओवरऑल हमारे पास फोर्स है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, क्यू वी बी के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे उसने मिनिमम का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ था फिर हम लोग ऑप्शन ए को टेक करते हैं, क्योंकि साइन ऑफ 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है। मैक्सिमम की बात की है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। 79 में कहते हैं टू पैरेलल वायर्स कैरिंग द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्जेस की बात नहीं हुई, वायर्स की बात हुई है, ठीक है, और उनमें जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 80 में कहता है मूविंग कॉइल गुलवानोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो मूविंग कॉइल गुलवानोमीटर इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है कि जब हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं इनटू द मैग्नेटिक फील्ड तो वो एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फोर्स को। यही वो स्टेटमेंट है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मूविंग कॉइल गुलवानोमीटर जो है वो वर्क करता है या बेस करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 81 में कहता है कि व्हाट इज द फिनोमेना वेयर द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन द कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप लोगों ने बुक में ये फिगर देखी होगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग इसके नज़दीक लेके आते हैं,
ठीक है, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं करवाते, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इस फिनोमेना को हम लोग इंडक्शन बोलेंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 82 में कहते हैं 2 वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम लेंथ। 2 वायर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, उनका मटेरियल भी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है। कहते हैं कि वायर ए हैज़ ट्वाइस द डायमीटर ऑफ वायर बी, मतलब अगर वायर ए का डायमीटर वायर बी से डबल हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वायर बी का डायमीटर 1 है तो ए का 2 हो जाएगा क्योंकि वो से डबल है ना। कहता है कि आप लोग बताओ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए टू वायर बी। हम लोगों ने रेशियो बतानी है वायर ए टू वायर बी की रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे जो है वो डिपेंड कर रही है। इस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है। इस आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय पाई, उसी तरह से आ जाएगा। आर हमारे पास डी बाई टू की इक्वल होता है, ठीक है, मतलब डायमीटर के हाफ को हम लोग रेडियस कहते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई टू का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इस रिलेशन से हम लोग ये चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस का डायमीटर के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने रेशियोज बतानी है, 2 वायर्स हैं हमारे पास, तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि आर ए डिवाइडेड बाय आर बी, क्योंकि हम लोगों ने आर ए टू आर बी की रेशियो बतानी है ना, तो आर ए को हम लोग ऊपर रखेंगे। अब इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे डायमीटर ऑफ वायर बी डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर ए, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, इसका साथ में स्क्वायर भी है, ठीक है। तो अब मैं देखो वायर बी का हमारे पास डायमीटर क्या है, अगर हम लोग कंसिडर करें तो 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वायर ए का डायमीटर 1 के ट्वाइस है, तो हम लोग इसको 2 लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, तो हमारे पास रेशो में अगर आप लोग इसको लिखो तो 1/4, विच इज़ योर ऑप्शन सी, ठीक है। 83 में कहते हैं द फिनोमेना ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोवाइड्स द एविडेंस फॉर। तो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 84 में कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद। हमारे पास जितने भी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, उनके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट करती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो डी ब्रोगली था ना, उसने ये प्रपोज किया था कि हमारे पास जितने भी मैटर्स हैं ना वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ जो है वो एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, उनमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमारे पास ये जो वेव लेंथ होती है ना, ये ऑब्वियसली एसोसिएट करती है जितने भी हमारे पास मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 85 में कहता है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सिमल्टेनियसली डिटरमाइंड विद हाई एक्यूरेसी। देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम लोग एट अ टाइम पोजीशन को और किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम को एट अ टाइम मेजर नहीं कर सकते, एट अ टाइम उसको डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 86 में कहता है लाइंस इन द बाल्मर सीरीज करस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशंस एंडिंग इन विच एनर्जी लेवल। देखो फर्स्ट सीरीज हमारे पास लेमन होती है, सेकंड बाल्मर होती है, तो इसलिए हमारे पास बाल्मर में जो ट्रांजिशन होती है वो n इज इक्वल टू 2 पे होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 87 में कहते हैं अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर दिस कनेक्शन। कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर हम लोग फ्यूज़ को हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में लाइव वायर के साथ। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कर सकते हैं ताकि हम लोग वायर्स को एक्सेसिव करंट से जो है वो प्रिवेंट कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 88 में कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज आर। न्यूक्लियर फोर्सेज हमेशा शॉर्ट रेंज होती हैं लेकिन अट्रैक्टिव होती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 89 में कहता है इन बीटा एमिशन, बीटा नेगेटिव, ठीक है, बीटा माइनस एमिशन की बात कर रहा है। कहता है न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म्स इनटू। तो जब भी हमारे पास बीटा नेगेटिव एमिशन होती है ना, तो न्यूट्रॉन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 90 में कहते हैं न्यूक्लियर फिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। तो न्यूक्लियर फिशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 91 में कहता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स
देखो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर मॉडरेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इनका पर्पज़ ये होता है कि ये फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करवाते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 92 में कहता है आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ। देखो आइसोटोप्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड डिफरेंट मास नंबर का क्या मतलब है? मीन्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो वी कैन से दैट isotope of the same element have same number of protons but different number of neutrons. Option B is correct. नेक्स्ट 93 में कहता है गैमा रेज आर। गैमा रेज जो है वो ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 94 में कहता है द मास इफेक्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिलेटेड टू। आप लोगों ने ये इक्वेशन तो पढ़ी होगी ना, E इज इक्वल टू mc²। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी यही चीज़ होती है कि जो हमारे पास मास होता है ना, ये रिलेट करता है बाइंडिंग एनर्जी के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 95 में कहता है कार्बन डेटिंग यूजिंग द रेडियोएक्टिव आइसोटोप। देखो ऑर्गेनिक मटेरियल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 96 में कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ मोर डिफिकल्ट टू अचीव दैन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बिकॉज। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिशन। वो इसलिए होता है क्योंकि फ्यूजन जो है वो उसके लिए हमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है और साथ में प्रेशर भी, ठीक है, टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। सो दैट इज़ वाई न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 97 में कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 एंड +6 माइक्रोकूलम्स आर सेपरेटेड बाय 3 मीटर। 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है, ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस भी गिवन है और हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करनी है विच इज़ गिवन बाय F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई। अब हमारे पास Q1 कितना है +2 माइक्रोकूलम। माइक्रो हमारे पास है वो 10 की पावर -6 होता है, तो आप लोग लिख लो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई ये वाला 6, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। जस्ट आप लोग इसको सॉल्व कर लो, पावर वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लो तो हमारे पास ये बन जाएगा F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये वाला 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 -6 ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब F इज इक्वल टू 9 2 ज़ार 18 होता है और 18 6 ज़ार कितना होता है 108 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी -6 -12 बन जाता है। और अगर हम लोग 9 में से -12 करें तो हमारे पास ये -3 बन जाता है डिवाइडेड बाय 9। आप लोग जैसे इसको सॉल्व करो 108 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये -3 एज इट इज़ आएगा विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 98 में कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 न्यूटन पर कूलम एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 न्यूटन ऑन अ चार्ज। हम लोगों ने जो है वो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है F इज इक्वल टू QE, ठीक है। अब हम लोगों ने चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज के लिए हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे, Q इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई E हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फोर्स कितनी गिवन है, फोर्स है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 500। तो अगर आप लोग इसको डिवाइड करो तो हमारे पास ये राउंड अबाउट बनता है जी 0.005 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो इसको आप लोग अरेंज करके लिख सकते हो कि ये, बल्कि अगर हम लोग सिर्फ इसको कंसिडर करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये वाला -3। तो हमारे पास ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 99 में कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ +4 नैनो कूलम चार्ज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। उसने चार्ज भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है और हम लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V फाइंड करना है। रिलेशन हमारे पास है जी V इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब K हमारे पास हमें पता है कि 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 की इक्वल होता है और यहाँ पे गिवन भी है मल्टीप्लाई चार्ज कितना है +4। अब यहाँ पे नैनो है, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना जी 2 सेंटीमीटर। अब हमें ये मीटर्स में चाहिए
हम लोग इस 2 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.02। ठीक है, अब हम लोग इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस 9 को इस -9 के साथ कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, पीछे हमारे पास बच जाएगा जी 9 × 4 डिवाइडेड बाय 0.02। तो 9 4 सर कितना होता है 36 डिवाइडेड बाय 0.02। जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास 1800 आ जाएगा वोल्ट, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 100 में कहता है कि 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड 200 वोल्ट। ठीक है, द चार्ज स्टोर्ड इज, अब उसने हमें जो है वो कैपेसिटर का भी बता दिया कि वो कितना जो है वो फेरेड है, साथ में उसने वोल्टेज का भी बता दिया है। हम लोगों ने चार्ज फाइंड करना है, तो हमारे पास एक रिलेशन है जी Q = CV। जस्ट सिंपल आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब माइक्रो का मतलब हमारे पास 10⁻⁶ होता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई इस 100 के साथ। ठीक है, इस 100 को हम लोग लिख सकते हैं जी 1 × 10⁻+2, और ये एस्टेज आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6। इसे हम लोग लिख सकते हैं जी 2 × 10⁻⁻6 एंड +2, ये बन जाएगा 2 × 10 कितना -4, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 101 में कहता है करंट ऑफ 2 एम्पेयर्स फ्लो थ्रू अ 5 ओम रजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज़। करंट भी गिवन है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस भी गिवन है, और हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो ओहम्स लॉ ये कहता है कि V = IR। ठीक है, V हम लोगों ने फाइंड करना है, I भी गिवन है विच इज़ 2, और R भी गिवन है विच इज़ 5। 2 × 5 = 10, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 102 में कहते हैं 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 3 ओम रजिस्टर, द पावर डेसिप्यूटेड इज। अब वोल्टेज भी गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है, हम लोगों ने पावर डेसिपेशन फाइंड करनी है, जिसका रिलेशन होता है P = V² डिवाइडेड बाय R। V कितना है 12 वोल्ट, 12 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय R कितना है 3। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 डिवाइडेड बाय 3 = 48, विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 103 में कहता है 2 रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 4 ओम, दोनों 4 ओम्स के रजिस्टर्स हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। अब यहाँ पे रजिस्टर्स का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है 1/, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो, हमारे पास ये बन जाएगा 1/4 + 1/4। इनका एलसीएम ले लो तो हमारे पास ये बन जाता है जी 2/4, विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी 1/, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर्स को हम लोग नोमिनेटर्स में लेके जा सकते हैं, अगर एक साइड से लेके जाएंगे तो फिर दूसरी साइड से भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगी, जिसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं, तो हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 104 में कहता है कॉइल हैज़ 100 टर्न्स एंड गिवन है, कहता है इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो इट चेंजेस बाय 0.02 वेबर्स इन 0.1 सेकेंड्स, द इंड्यूस्ड EMF इज़। हम लोगों ने इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसका रिलेशन हमारे पास होता है E = -n phi डिवाइडेड बाय ΔT। एन भी हमारे पास गिवन है विच इज़ 100, फाई कितना है जी यहाँ पे ये 0.02 × 0.02 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0.1 सेकेंड्स। 100 को मल्टीप्लाई करो 0.02 के साथ, तो ये राउंड अबाउट बनता है जी 2 डिवाइडेड बाय 0.1। अब 2 को 0.1 के साथ डिवाइड करो तो ये हमारे पास 20 बनता है, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 105 में कहता है ट्रांसफार्मर हैज़ आर टर्न रेशो सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशो गिवन है विच इज़ 5। ठीक है, कहता है इफ द इनपुट वोल्टेज इज़ 20 वोल्ट द आउटपुट वोल्टेज इज़। हम लोगों ने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब रिलेशन हमारे पास इस तरह से है कि वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। हम लोगों ने VS फाइंड करना है, इक्वेशन को आप लोग उसके मुताबिक अरेंज कर लो, ये बन जाएगा हमारे पास VS इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP मल्टीप्लाई ये वाला VP। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो, NS कितना है, NS डिवाइडेड बाय NP हमारे पास 5 है।
ठीक है, 5 मल्टीप्लाई और वी पी कितना है 20, ये राउंड अबाउट हमारे पास बन जाता है 100 वोल्ट, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 106 में कहता है जनरेटर प्रोड्यूसेस अ पीक ई एम एफ ऑफ 170 वोल्ट, द आर एम एस ई एम एफ इज़। अब यहाँ पे उसने पीक ई एम एफ दी हुई है, ठीक है, पीक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसने आपको दी हुई है, हम लोगों ने आर एम एस ई एम एफ फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन है वी आर एम एस इज इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2, ठीक है। पीक वोल्टेज हमारे पास 170 है, 170 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 जो है वो 1.414 की इक्वल होता है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 170 डिवाइड बाय 1.414 डिवाइड करो तो आप लोगों के पास बन जाता है 120.22, ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 107 में कहता है वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर्स is placed in the uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला which is perpendicular to the wire। कहता है कि आप लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करो। तो हमारे पास एक रिलेशन है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, फोर्स पर यूनिट L फाइंड करना है ना, तो इसके मुताबिक हम लोग इसी इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। L इस तरफ आएगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फोर्स डिवाइड बाई L इज इक्वल टू आई बी साइन ऑफ थीटा। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो, करंट हमारे पास 3 एम्पेयर्स है, 3 मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.2, थीटा कितना है साइन ऑफ 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, जस्ट आप इसे मल्टीप्लाई करो। अच्छा, साइन ऑफ 90 हमारे पास 1 की इक्वल होता है, सिंपल आप लोग 3 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1 कर लो तो ये राउंड अबाउट हमारे पास बनता है 0.6, विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 108 में कहता है इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन है, कहता है कि वो परपेंडिकुलर मूव करता है टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी गिवन है। रिलेशन हमारे पास इस तरह से है कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अब हमारे पास Q भी गिवन है, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है -19 मल्टीप्लाई V कितना है जी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है, और B कितना है 0.1 और साइन ऑफ 90 आ जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मल्टीप्लाई 1 क्योंकि साइन ऑफ 90 जो है 1 की इक्वल होता है। आप लोग इसको सॉल्व कर लो, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 प्लस 6। अच्छा, ये हमारे पास बन जाता है जी 0.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13। अब इस पॉइंट को हम लोग जो है वो आगे मूव करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 -1। ये -1 वो है जो हम लोगों ने पॉइंट को आगे मूव किया है, तो ये बन जाएगा हमारे पास राउंड अबाउट 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना -14, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 109 में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेडियस भी गिवन है, ठीक है, करंट भी गिवन है, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है विच इज़ गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। जस्ट वैल्यूज पुट करो, म्यू नॉट गिवन है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय कितना जी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इसको पहले हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 100, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.1। अब इसको आप लोग पुट कर लो, यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा 0.2। अब अगर हम लोग 4 को डिवाइड करें 0.2 के साथ तो हमारे पास ये बन जाता है जी 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इस पॉइंट को रिमूव किया है, सॉरी इस ज़ीरो को रिमूव किया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं जी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 -1 कितना होता है -6, विच इज योर ऑप्शन ए। यहाँ पे बी जो है वो नहीं है, ए इज़ करेक्ट, ठीक है। बी में -5 उसने लिखा हुआ है, जबकि आखिर में -6 आता है।
नेक्स्ट 110 में कहता है इन द हाफ वेव रेक्टिफायर इफ़ द आउटपुट AC फ्रिक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज। आउटपुट AC फ्रिक्वेंसी गिवन है और उन्होंने हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ किया है। हम लोगों ने आउटपुट रिपल फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रिक्वेंसी और आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो दोनों हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी भी 50 ही होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे उसने फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ किया होता फिर हम लोग इस 50 को मल्टीप्लाई करते 2 के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कहते हैं द आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज सेम एज द आउटपुट फ्रिक्वेंसी, जबकि इन फुल वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस द इनपुट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हमारे पास जो है वो आउटपुट फ्रिक्वेंसी भी जो है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 111 में कहता है ट्रांजिस्टर हैज़ अ करंट गेन ऑफ 100 इफ़ द बेस करंट इज़ 20 माइक्रो एम्पेयर, द कलेक्टर करंट इज़, हम लोगों ने कलेक्टर करंट फाइंड करना है, IC फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास बीटा फैक्टर भी गिवन है, हमारे पास बेस का करंट भी गिवन है। हम लोग ईजिली कलेक्टर रीजन का करंट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। करंट इन द कलेक्टर रीजन इज इक्वल टू बीटा फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई करंट इन बेस रीजन। जस्ट वैल्यूज पुट करो, हमारे पास 100 मल्टीप्लाई कितना है, ये 20 है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो एम्पेयर है, इसको हम लोग पहले सिंपल एम्पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। माइक्रो -6 की इक्वल होता है 10⁻⁻6, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं जी 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई 10 ये वाला -6। इसे आप लोग सॉल्व करो तो हमारे पास बनता है 2 मल्टीप्लाई 10 अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये -3 नहीं, ये +3 है, ठीक है। इसको आप लोग प्लस माइनस करो तो हमारे पास ये बन जाता है राउंड अबाउट प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो हमारे पास क्या बन जाएगा -3, जिसे हम लोग मिली भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 मिली एम्पेयर। मिली किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के इक्वल होता है ना, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 112 में कहता है एनर्जी ऑफ द फोटोन विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ, फ्रिक्वेंसी गिवन है, हम लोगों ने एनर्जी फाइंड करनी है, उसके लिए रिलेशन है E इक्वल टू HF। एच भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। एच कितना है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, फ्रिक्वेंसी कितनी है 6 मल्टीप्लाई 10⁻+14, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.63 मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 +14, ये हमारे पास बन जाएगी, हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास ये बनेगा 39.78 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20, ठीक है। इसको हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस पॉइंट को हम लोग उधर मूव कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 113 में कहता है मोमेंटम ऑफ द फोटोन विद द वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है, हम लोगों ने मोमेंटम फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या रिलेशन है, P इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है। H हमारे पास कितना है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है, ये नैनोमीटर है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10⁻⁻9, ठीक है। इसको हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा जी 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, ये 500 को हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 ये वाला, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻, +2 -9 कितना हो जाएगा -7, ठीक है। अब आप लोग इसको मज़ीद सॉल्व कर लो इस तरह से 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, ये -7 ऊपर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये बाकी नीचे इस तरह से आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6.63 को 5 के साथ, हमारे पास ये बन जाएगा 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 +7 कितना होता है -27,
ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 114 में कहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एलिमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस फ्रीक्वेंसी गिवन है और साथ में वोल्ट्स गिवन है, ठीक है, 1.5 वोल्ट्स। कहते हैं आप लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू ई वी, ठीक है। ई हमारे पास गिवन है और वी भी गिवन है। ई कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई 1.5। इसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये एज इट इज आ जाएगी -19, विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 113 में कहता है, सॉरी 115 में कहता है कि वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 2 इज अप्रोक्सीमेटली 656 नैनोमीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ गिवन है। कहता था एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज लेवल्स इज, मतलब उसने वेवलेंथ दी और हम लोगों को कह रहा है कि आप लोग एनर्जी डिफरेंस फाइंड करो। तो हमारे पास एक रिलेशन है, E इज इक्वल टू एच एफ, और एफ को हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई लैम्डा, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो अगर इस एफ को हम लोग इस इक्वेशन में डालें तो हमारे पास ये बन जाता है E इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। जस्ट वैल्यूज़ आप लोग पुट कर लो। एच हमारे पास कितनी है 6 पॉइंट, इधर ही पुट करते हैं 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई सी कितनी है जी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है 656 नैनोमीटर। नैनो हमारे पास -9 की इक्वल होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 656 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। ये हमारे पास बन जाएगा 19 पॉइंट, ई इज इक्वल टू 19.89, ठीक है। इन पावर्स को हम लोग कंबाइन कर लेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है जी -34 + 8 डिवाइडेड बाय या स्टेज आ जाएगा 656 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है -9। इनको डिवाइड करें तो हमारे पास बनता है ये 0.03। पावर्स की बात करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 + 8, और जब ये वाला -9 ऊपर जाएगा तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर -17, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस ये वाला 17 विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 19, क्योंकि -2 -17 कितना होता है -19, विच इज़ योर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 116 में कहता है कि इन द बाहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस के बारे में कहता है आप लोग सेकंड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करो। तो रेडियस का हमारे पास क्या रिलेशन है, r इज इक्वल टू n² मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। एन हमारे पास कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है 0.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 0.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, 4 मल्टीप्लाई 0.53 कितना होता है 2.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, विच इज़ योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 117 में कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस। हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कहते हैं आप लोग सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करो। तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन है E इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो हमारे पास बन जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 118 में कहता है फिर रिएक्टिव एलिमेंट हैज़ द डिके कांस्टेंट ऑफ दिस, डिके कांस्टेंट गिवन है। कहते हैं कि आप लोग इसकी हाफ लाइफ फाइंड करो। तो हाफ लाइफ हमारे पास उसका रिलेशन होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। जस्ट आप लोग वैल्यूज़ को पुट कर लो, 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है, लैम्डा 0.01, ठीक है। तो यहाँ पास बनता है 69.3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 119 में कहते हैं द मैस्ट इफेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। ये हीलियम न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये 4 इधर है और ये 2 इधर है, ठीक है। कहता है फ्रॉम 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। हमारे पास मैस्ट इफेक्ट गिवन है विच इज 0.03। कहता है कि आप लोग बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो पर न्यूक्लियन। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू
टोटल बाइंडिंग एनर्जी से हम लोग EB से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय मास नंबर। अब हमारे पास मास नंबर तो गिवन है विच इज़ 4 हीलियम का, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे। जब हम लोग इस टोटल बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। तो उससे पहले हम लोग इस टोटल बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो इस टोटल बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, EB इज इक्वल टू डेल्टा M मल्टीप्लाई 931.5। ठीक हो गया। अब तो हमारे पास मास डिफेक्ट कितना है, 0.03 इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाई 931.5। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये राउंड अबाउट बन जाता है 27.945। ठीक है। अब आप लोग इस 27.945 को डिवाइड करो मास नंबर के साथ, तो आप लोगों के पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। ठीक है। इस रिलेशन में अब आप इसको पुट कर लो इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू 27.945 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास मास नंबर है। ठीक है। तो हमारे पास ये राउंड अबाउट बन जाएगा कितना, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट। 6.9 समथिंग बन रहा था, हम लोगों ने उसको राउंड ऑफ करके 7 लिख लिया, विच इज योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 120 में कहता है द न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा नेगेटिव डिके इट्स एटॉमिक नंबर। जब हमारे पास बीटा नेगेटिव डिके होता है ना, तो एटॉमिक नंबर जो है वो उसमें +1 होता है। ठीक है, एक डिजिट का इंक्रीमेंट आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 121 में कहता है कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ 1 AMU। देखो अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू mc², हमारे पास 1 AMU जो है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 122 में कहता है कि अ सर्टेन न्यूक्लियस X हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ Z एंड मास नंबर A। इफ अंडरगोज द बीटा नेगेटिव डिके द रिजल्टिंग न्यूक्लियस Y विल बी। देखो जब भी हमारे पास बीटा नेगेटिव डिके होता है ना, तो एटॉमिक नंबर में जो है वो +1 होता है और मास नंबर जो है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज प्लस माइनस नहीं होता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 123 में कहता है न्यूक्लियस ऑफ, उसने आपको एक न्यूक्लियस दिया हुआ, कहता है कि इसमें जो है वो डिके होती है बाय पॉजिट्रॉन एमिशन। अब हम लोगों से कह रहा है कि आप लोग डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक मास फाइंड करो। देखो हमारे पास जब भी पॉजिट्रॉन एमिशन होती है ना, तो उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है Z, ठीक है, उसमें हम लोग +1 करते हैं, जबकि हमारे पास जो मास नंबर होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। अब हमारे पास इसने जो न्यूक्लियस दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट हम लोग कर लेते हैं, बेस पे 19 आ गया, ऊपर जो है वो 40। अब हमारे पास ये जो 40 है ना, ये मास नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी ना, X ये ऊपर A होता है और नीचे Z होता है, ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब जब भी हमारे पास पॉजिट्रॉन एमिशन होगी तो मास नंबर चेंज नहीं होता। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 124 में कहता है न्यूक्लियस अंडरगोज 1 बीटा पॉजिटिव डिके एंड देन 1 अल्फा डिके, हाउ डज इट्स मास नंबर चेंजेस। कहता है कि एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर बीटा पॉजिटिव डिके भी होता है और एक अल्फा डिके भी होता है, तो उसके मास नंबर में क्या चेंज आएगा। देखो अभी हम लोगों ने ये पिछले MCQ में बात की है कि जब हमारे पास बीटा डिके होता है तो मास नंबर जो है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता। जबकि जब अल्फा डिके होता है तो उसमें मास नंबर जो है वो -4 हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग अगर बात करेंगे मास नंबर की, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा -4। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, लेकिन मेन टेस्ट के अंदर आप लोगों को वो सिंपल स्टेटमेंट्स भी दे सकता है और एग्जांपल्स भी सॉल्व करवा सकता है। वो आपको एक एग्जांपल दे सकता है और कहता है कि आप लोग जो है वो बताओ, अगर इसमें जो है वो अल्फा डिके हो या नेगेटिव बीटा डिके हो तो क्या क्या चेंजेस आएंगी, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा, मास नंबर में क्या चेंज आएगा, तो आप लोगों को फिर वो भी फाइंड करना आता हो। ठीक है। नेक्स्ट 125 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स इज मोस्ट बेसिक। देखो हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है। अब अगर किसी स्टूडेंट को इस ट्रेंड का भी पता हुआ ना, तो ईजिली जो है वो करेक्ट ऑप्शन को पॉइंट आउट कर लेगा। देखो हमारे पास ग्रुप में इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, सबसे ऊपर जो है बेरिलियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम है नीचे, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम होता है, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम आता है, स्ट्रोंशियम के बाद बैरियम होता है, बैरियम के बाद रेडियम होता है। ठीक है। अब गिवन ऑप्शन में हमारे पास सबसे नीचे जो है वो बेरियम आ रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि बेरियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मोस्ट बेसिक इन नेचर होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बेसिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होता है, तो आप लोग उसको रीज़न बता सकते हो कि वो इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारे पास आयोनिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है। नेक्स्ट 126 में कहता है मेटल
एम रेडियली फॉर्म्स वाटर सोल्यूबल सल्फेट। और कहता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ये वेरी रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द वाटर। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड एम बी। स्टेटमेंट में उसने ये बोला है कि हमारे पास एक मेटल है जिसको उसने एम का नाम दिया है। कहता है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द वाटर, और कहता है कि ये वाटर सोल्यूबल सल्फेट भी बनाता है। तो आप लोग इस एम को जो है वो पॉइंट आउट करो। तो हमारे पास जो बेरियम के ऑक्साइड्स होते हैं ये विग्रसली जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और बेरियम हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और आगे जो है वो सोल्यूबल बेरियम सल्फेट बनाते हैं, ठीक है, जिसकी उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट में बात की है। और ये सोडियम बेरियम सल्फेट जो है वो वाटर सोल्यूबल सल्फेट होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 127 में कहता है कि बोरान कंपाउंड्स बिहेव एज अ लीवियस एसिड बिकॉज दे हैव। बोरान के जो कंपाउंड्स होते हैं वो लीवियस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, इसलिए एक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 128 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। हमारे पास जो टिन के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के तौर पे भी एक्ट करते हैं और बेस के तौर पे भी एक्ट करते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि हमारे पास टिन के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट 129 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आप लोग ऑप्शंस को देखो तो हमारे पास ऑप्शंस में सारे हेलोजेंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये सारे हेलोजेंस हैं। तो आप लोगों ने दो चीज़ें हमेशा अपने जहन में रखनी है कि अमंग हेलोजेंस हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो फ्लोरीन होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, आयोडीन। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 130 में कहते हैं शेप ऑफ XeF4 मालिक्यूल इज। तो हमारे पास XeF4 मालिक्यूल की शेप जो है वो स्क्वायर प्लानर होती है और इसकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ये नीचे एक्सप्लेनेशन किया मैंने, आप लोग वीडियो पास करके इसको पढ़ लो, ठीक है। अगर वो ज्योमेट्री का पूछे तो आप लोगों ने ऑक्टाहेड्रल टिक करना है। अब यहाँ पे शेप का पूछा है तो हमारे पास XeF4 की स्क्वायर प्लानर शेप होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 131 में कहता है कि ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ। देखो हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसमें NS और हमारे पास N-1d इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो कर रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 132 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइंस इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। देखो करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक है, इन तमाम एलिमेंट्स की। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि इनके डी शेल में जो है वो कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है इनके डी शेल में तो ये कलर्ड कंपाउंड शो करेंगे, ठीक है, ये कलरफुल होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है तो ये कलरलेस होंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन ऑप्शंस में सिर्फ 10 जो है वो ऐसा एलिमेंट है जिसके डी शेल में जो है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये कलर्ड इन नेचर होता है। बाकी हमारे पास जिंक, स्कैंडियम, कोबाल्ट, इनके डी शेल में जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, इसलिए ये कलरलेस कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस तरह के MCQs प्रीवियस टेस्ट्स में काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट 133 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स के हवाले से सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू है विच इज़ ऑप्शन सी कि दे एग्जिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। बाकी ऑप्शन ए, बी एंड डी में जो है वो उसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर्स नहीं होते, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो नहीं होता, हाई होता है, ठीक है, और ये कैटायनिक कंपाउंड्स मोस्टली बना रहे होते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 134 में कहते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इज फाउंड टू बी 2.82। कहते हैं द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन इज। उसने आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दी हुई है और कह रहा है कि आप लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो। तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फार्मूला होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ n इंटू n+2, ठीक है, इसका अंडर रूट। अब हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है तो हम लोग इसको लिख लेंगे 2.82 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ n इंटू n+2 एस्टेज आ जाएगा। अब हम लोगों ने इस अंडर रूट को कैंसिल करना है तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2.82 का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n+2, ठीक है। अब हमारे पास 2.82 का अगर हम लोग स्केल है तो हमारे पास ये बनता है 7.9524,
इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये बन जाएगा 7.9524 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अब आप लोग इस इक्वेशन को अरेंज कर लो जस्ट लाइक दैट। इस 7.92 को जो है वो आप लोग दूसरी तरफ ले जाओ तो हमारे पास ये बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस, क्योंकि ये उस तरफ आया है तो ये बन जाएगा 7.9524 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लोगों को जो है वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स याद हो तो आप लोग जो है वो इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि ये किस तरह की इक्वेशन बन गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब पहले हम लोग ए बी सी की वैल्यूज़ बता देते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एन स्क्वायर है तो पीछे कुछ नहीं है, तो हमारा मतलब ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है -7.9524। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इस पर ईजिली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप लोगों ने जो है वो इसमें ए बी एंड सी की वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ पे आप लोग देखो प्लस भी है और माइनस भी है, मतलब कि जब आप लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो आप लोगों के पास आखिर में 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, प्लस की वैल्यू भी आएगी और नेगेटिव की वैल्यू भी आएगी। आप लोगों ने नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, तो आप लोगों ने इस प्लस वाली वैल्यू को कंसिडर करना है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जिस वक्त इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास 1.9 समथिंग आंसर आएगा, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके बोलेंगे 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 135 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। देखो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स चाहे वो ये कलर्ड कंपाउंड्स भी बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं और अलाइज भी बनाते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ एनेबिलिटी टू फॉर्म्स एलाई, ये गलत है, एबिलिटी टू फॉर्म्स एलाई होता तो फिर ये ठीक था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 136 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। देखो हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में जो है वो एज अ रिजल्ट फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। अब अगर आप लोग ऑप्शन सी को देखो तो हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ना। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 137 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेशन इज मोस्ट स्टेबल। अब आप लोगों ने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेशन होती है ना वो मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, टर्शरी कार्बोकेशन, और ऐसी कार्बोकेशन जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स जो है वो ज़्यादा हों तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब टर्शरी में हमारे पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, सो दैट इज़ वाई अब हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये टर्शरी कार्बोकेशन जो है वो शो कर रहा है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 138 में कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। इंडक्टिव इफेक्ट्स में जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 139 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। अब हमारे पास गिवन ऑप्शन में जो BF3 है, ठीक है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 140 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट द रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस का फिनोमेना वहाँ पे होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की या लोन पेयर्स की। अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से डीलोकलाइजेशन जो है वो होने के चांसेस हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के। सो दैट इज़ वाई हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड जो है वो रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 141 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड हो। अब डबल बॉन्ड इन चारों ऑप्शंस में गिवन है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देखनी है कि हमारे पास उन डबल बॉन्ड्स के साथ दोनों साइड पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों। अब अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखो तो हमारे पास इसमें जो है वो एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम अटैच है। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट 142 में कहते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। जब भी इथीन जो है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट 143 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। इथेन और इथीन को जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि हमारे पास ब्रोमीन वाटर जो है वो सिर्फ इथीन के साथ रिएक्ट करेगा, इथेन के साथ नहीं करेगा। तो हम लोग इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे पास कौन सा इथीन है और कौन सा इथेन है। जो रिएक्ट करेगा वो इथीन होगी, जो रिएक्ट नहीं करेगा वो इथेन होगा। ठीक है। नेक्स्ट 144 में कहता है कि मेन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपाइन रिएक्ट्स विद एक्सेसिव HBr। तो जब भी हमारे पास प्रोपाइन HBr के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, 2,2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 145 में कहता है कि बेंजीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडिली देन द एडिशन रिएक्शन बिकॉज, क्योंकि हमारे पास बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये फेवर करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एज कम्पेयर टू एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 146 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ वाइट प्रेसिपिटेशन विद द टोलन रिएजेंट्स। तो जब भी हम लोग इथाइन को रिएक्ट करवाते हैं टोलन रिएजेंट्स के साथ, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेशन बनती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये इथाइन हमारे पास टोलन रिएजेंट के साथ इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि इस इथाइन में जो है वो टर्मिनल पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो कि डायरेक्टली जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 147 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स विल गो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडियली। देखो हमारे पास जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, ठीक है, वो SN1 रिएक्शन शो करते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हमारे पास ये SN1 रिएक्शन शो करेगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 148 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN2 रिएक्शन मोस्ट रेडियली। तो हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो SN2 रिएक्शन जो है वो देते हैं। सो दैट इज़ बाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसके पास अल्काइल ग्रुप्स भी कम है। अल्काइल ग्रुप्स कम होने की वजह से जो है वो इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस अफेक्ट भी जो है वो कम है। सो दैट इज़ बाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 149 में कहता है कि रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड्स विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एज अ रिजल्ट अल्कीन बनता है। ठीक है, और ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ना, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे एक्ट करेगा और हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। या बल्कि आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में एक हेडिंग पढ़ी होगी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये बेसिकली उसी की एग्जांपल है। तो वो जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है ना, वो एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। सो दैट इज़ बाय ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 150 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट एन अल्काइल हैलाइड टू एन अल्कोहल। तो अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और ये इस रिएक्शन में जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट 151 में कहता है क्लोरोबेनेजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड्स ड्यू टू। देखो हमारे पास यहाँ पे क्लोरोबेनेजीन की बात हो रही है कि ये लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? देखो हमारे पास बेनेजीन में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। उस रेजोनेंस की वजह से हमारे पास जो बेनेजीन के कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, जिसको ब्रेक करना या जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होगा ना। सो दैट इज़ वाई इस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्लोरोबेनेजीन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट 152 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो है ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ऑप्शन बी को देखो तो ये नेम से इंडिकेट कर रहा है ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। और अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखो तो ये भी नेम से इंडिकेट कर रहा है कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ऑप्शन सी जो है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 153 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक। अगर आप लोग ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शंस में फिनोल भी मौजूद है और हमें पता है कि फिनोल जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा जो है वो एसिडिक होता है क्योंकि ये फिनोक्साइड आयंस बनाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 154 में कहता है कि ल्यूकास रिएजेंट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो ल्यूकास रिएजेंट को हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछ सकता है कि ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। बेसिकली ल्यूकास रिएजेंट इज़ द सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इन कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। आप लोग वीडियो पास करके इस एक्सप्लेनेशन को एक बार रीड कर लो, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। ये बल्कि मैं खुद ही बता देता हूँ। देखो, जब हम लोग इन तीनों अल्कोहल्स को जो है वो इस सोल्यूशन में ऐड करेंगे ना, तो जो सबसे पहले रिएक्शन करेगा तो हम बोलेंगे कि वो टर्शरी अल्कोहल है। इमीडिएटली अगर रिएक्ट करेगा तो वो टर्शरी अल्कोहल होगा। अगर 5 से 10 मिनट लगाएगा रिएक्ट करने में तो हम लोग बोलेंगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो इस ल्यूकास रीजन के साथ ईजिली या एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स में से भी आपसे MCQs पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 155 में कहता है कि रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन वाटर। जब भी हम लोग फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 156 में कहता है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोक्साइड्स के साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, ईथर बन रहा होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 157 में कहता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो, जब भी हम लोग इथानॉल की डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास एज अ रिजल्ट ईथीन बनता है। ये ईथीन की प्रिपरेशन मेथड भी आप लोगों ने ये हेडिंग पढ़ी होगी, तो ये उसी की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 158 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टोलन टेस्ट। देखो, टोलन टेस्ट जो है वो उसमें हम लोग जो टोलन रिएजेंट यूज़ करते हैं ना, वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी एक MCQ पॉइंट आप लोगों से पूछ सकता है कि टोलन रिएजेंट जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो टोलन रिएजेंट है ये बेसिकली एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है वो ऑक्सीडाइज करवा देता है। अब हमारे पास गिवन ऑप्शंस में एल्डिहाइड कौन सा है, बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन बी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास सिर्फ बेंजल्डिहाइड जो है ये पॉजिटिव टोलन टेस्ट जो है वो देता है। बाकी ये जो कीटोन है, ईस्टर्स हैं या ईथर्स हैं, ठीक है, ये टोलन टेस्ट जो है वो नहीं देते। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 159 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो देखो, आयोडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास दो चीज़ें हों, या तो उनके पास CH3 CO हो या फिर उनके पास CH3 CHOH हो। वो कंपाउंड्स जिनके पास ये दोनों इनमें से कोई एक चीज़ भी हो तो वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो इथानॉल है, ठीक है, CH3 CH2OH, इसके पास ये चीज़ है ना, और जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं और हमारे पास एज अ रिजल्ट जब एसिटाल्डिहाइड बनता है तो उसके पास भी CH3 CHO होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 160 में कहता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगोज। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 161 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन को जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 162 में कहते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम ब्रोहाइड्राइड। अच्छा, ये हमारे पास जो ये दोनों चीज़ें गिवन है ना, ये दोनों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो इधर देखो, जब भी हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते थे ना। हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस टेस्ट में भी, इसके रिलेटेड MCQs थे। तो वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स बेसिकली अल्कोहल्स ही थे ना। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। और मैंने आप लोगों को 4 इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स भी बताए थे कि जब हम लोग जो है वो एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो एज रिजल्ट हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है। कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास एज अ रिजल्ट सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और जब हम लोग इसी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा। जब हम लोग इस सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कीटोन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 163 में कहते हैं रिएक्शन ऑफ द कीटोन्स विद द हाइड्रोजीन फॉलोड बाय द हीटिंग विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन इथाइलिन ग्लाइकोल इज नोन एज। तो हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग कीटोन को हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फिर उसको हीट करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इन इथाइलिन ग्लाइकोल, तो उस प्रोसेस को हम लोग वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
अब आपको पता चल गया कि हम लोग वॉल्फिकेशनल रिडक्शन रिएक्शन में किन दो चीज़ों को रिएक्ट करवाते हैं, किन की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है कि वॉल्फिकेशनल रिडक्शन रिएक्शन में जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट इस रिएक्शन के जो है वो रिज़ल्ट में अल्केन बनता है, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ भी जहन में रखनी है। और इसमें आप लोग इन दो चीज़ों को रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोजीन को और कीटोन को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 164 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से वो कंजुगेट बेस को भी जो है वो डिस्टेबलाइज कर देता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 165 में कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म। तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज एन कैटलिस्ट, तो हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या बनता है, ईस्टर्स बनते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 166 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक अकाइल सब्सटीट्यूशन। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अकाइल सब्सटीट्यूशन की तरफ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी चीज़ होती है, एसिड क्लोराइड्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देखो हमारे पास जो क्लोराइड्स होते हैं ये वीकेस्ट बेस के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है, और ये बेस्ट लीविंग ग्रुप्स भी हैं, सो दैट इज़ वाई ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 167 में कहते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड। तो जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एज एन रिजल्ट हमारे पास एसिड क्लोराइड बनता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 168 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग। तो जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ और उसको हीट देते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, अमाइड बनता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 169 में कहता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इज कॉल्ड। अच्छा ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी गलत है, ठीक है। इसमें या तो एसिड होना चाहिए या तो बेस होना चाहिए, या तो फिर हमारे पास ऑप्शन डी में जो है या ऑप्शन ई में जो है वो बोथ ए एंड बी होना चाहिए, तो तब जाकर ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको करेक्ट कर लेना है कि जब भी हम लोग ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो उसे हम लोग ईस्टरिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। और जब हम लोग ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोनिफिकेशन, ठीक है। तो आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को ठीक कर लेना है। नेक्स्ट 170 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स। ये ऊपर हम लोगों ने एक एमसीक्यू में बात की थी कि हम लोग जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर हमारे पास सोडियम ब्रोहाइड्राइड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। अगर ये चीज़ भी गिवन होती तो फिर हम लोग बोथ वाला ऑप्शन टिक करते, तो आप लोगों ने इन दोनों को ध्यान में रखना, हम लोग इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 171 में कहते हैं रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव। देखो जब भी हम लोग प्राइमरी अमाइंस को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, और उनको हीट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास अमाइड बनता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 171 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आयोपेक नेम फॉर। अच्छा जो स्पेशली एम डी कैट के स्टूडेंट्स हैं तो वो तो लाजमी आयोपैक सिस्टम को अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। जितने भी आप लोगों के पास स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो ट्रांजिशन कंपाउंड्स में जो नॉमेनक्लेचर है उसको भी आप लोगों ने देखना है, उसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं, या फिर आप लोगों के पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयोपैक सिस्टम है तो उसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन कि एम यू कैट में एज सच अभी तक कोई एमसीक्यू नॉमेनक्लेचर से नहीं आया, ठीक है। लेकिन एम डी कैट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी आयोपैक पे जाए फोकस करें। अब हमारे पास ये जो गिवन कंपाउंड है ये बेसिकली 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको पूरे यहाँ पर तो नहीं समझा सकता, आप लोगों ने आयोपैक सिस्टम जो है वो खुद से लाजमी करना है और इस पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 173 में कहते हैं रिएक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड विद इथानॉल। जब हम लोग एसिटाइल क्लोराइड को इथानॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इथाइल इथानेट बनता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 174 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज एन फूड प्रिजर्वेटिव। तो हम लोग बेंजोइक एसिड को यूज़ करते हैं एज एन फूड प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 175 में कहता है करेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर्स। हमारे पास ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप होता है COO या C डबल बॉन्ड OR। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 176 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिपेयर द बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेनाजीन। तो हम लोग फ्राइडेड क्राफ्ट अल्कलेशन मेथड को यूज़ करके बेंजोइक एसिड बना सकते हैं फ्रॉम बेनाजीन, ठीक है। एंड दिस फ्राइडेड क्राफ्ट अल्कलेशन रिएक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, तब जाकर हमारे पास बेंजोइक एसिड बनेगा बेनाजीन से। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 177 में कहता है कंपाउंड एक्ट्स एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस। कहता है कि इट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। कहता है एक्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड। व्हाट इज एक्स? तो देखो मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स बताए थे, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो प्राइमरी सेकेंडरी एल्डिहाइड कीटोन्स वाले। अगर आप लोगों को बाकी स्टेटमेंट समझ नहीं आई, अगर आप लोगों ने ये चीज़ भी जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है कि आखिर में ये जो एक्स है ये एल्डिहाइड बना रहा है, ठीक है। तो एल्डिहाइड किस चीज़ की ऑक्सीडेशन से बनता है? जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है ना। प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे कौन सा है? इथानॉल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 178 में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड डीकलराइजेज इट। द कंपाउंड आल्सो गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेशन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। द कंपाउंड इज लाइकली टू बी। देखो पहले हम लोग जो है वो ब्रोमीन की डीलोकलाइजेशन की बात करते हैं। तो ब्रोमीन की डीलोकलाइजेशन हमेशा वहाँ पे होगी जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो है वो डीलोकलाइजेशन तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन ए को फ़ौरन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात जो उसने की है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेशंस बनते हैं। तो ये वाइट प्रेसिपिटेशन उस सूरत में बनते हैं जब हम लोग टर्मिनल अल्काइन को रिएक्ट करवाते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो वाइट प्रेसिपिटेशंस बनते हैं। तो हमें हमारा कंपाउंड मिल गया कि टर्मिनल अल्काइन जो है वो ब्रोमीन की डीलोकलाइजेशन करवाता है और ये वाइट प्रेसिपिटेशन बनाता है जब हम लोग इसको सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 179 में कहता है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। उसने आपको एक रिएक्शन दिया है और कहता है कि ये रिएक्शन जो है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप लोग देखो ये जो CN है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोफाइल ने जो है वो इस ब्रोमीन के साथ जो है वो रिप्लेसमेंट की है और ये जो ब्रोमीन है ना ये एक लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और वो लीविंग ग्रुप को जो है वो उसके साथ रिप्लेसमेंट कर रहा है तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 180 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रोपोनोन टू प्रोपोन टू ऑल। तो प्रोपोनोन को जो है वो प्रोपोन टू ऑल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों ने दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास केमिस्ट्री पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है, ठीक है। वो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन और कीज़ ये आगे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो पोर्शन अपना खुद चेक कर लें, ठीक है। थैंक यू।